हिंदुस्तान में बेंगलुरु का एक मुकाम है। बेंगलुरु की पहचान उसके मौसम की वजह से है। मौसम, यहाँ का ठंडा मौसम और यहाँ खुशगवार माहौल बेंगलुरु को अपने आप में एक अलग और अपनी नौइयत का एक अनोखा शहर बनाता है। लेकिन इस शहर की ख़ास बात क्यों है, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट की वजह से यहाँ का मौसम ठंडा रहता है और यहाँ मौसम में नमी पाई जाती है। इस सिलसिले में कर्नाटक हुकूमत ने एक टास्क फोर्स बनाई है, जो एक इंडिपेंडेंट कमेटी है और उसका नाम है वेस्टर्न घाट कंजर्वेटिव टास्क फोर्स। उस कमेटी के चेयरमैन के तौर पर एक ऐसे शख्स को बनाया गया है जो कि इस मैदान में काफ़ी माहिर है। सीएम और ख़ास करके हुकूमत ने इन्हें चुनकर बनाया है। इस चेयरमैन बनने के बाद वो पहली बार हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि वेस्टर्न घाट क्या होता है। उनका नाम मोहम्मद तबरेज़ आलम शरीफ है। तबरेज़ आलम शरीफ एक पढ़े लिखे शख्स हैं। सऊदी हुकूमत में भी उन्होंने काम किया था, वहाँ के काफ़ी बड़े पोस्ट पर थे और वहाँ से उन्होंने यहाँ जब बेंगलोर आए, चूँकि बेंगलोर उनका शहर था, वहाँ यहीं के मुकीम रहने वाले थे। बेंगलोर आने के बाद कोविड में उन्होंने काफ़ी खिदमत की। उसके बाद वो उनके वालिद की ख्वाहिश थी कि वो लॉ करें, तो फिर उन्होंने लॉ की तालीम मुकम्मल की। तो मुख्तलिफ मैदान में काम करने के बाद, कोविड के मैदान में बड़े पैमाने पर लोगों की मदद करने के बाद ये हुकूमत के नज़र में आए, ख़ास करके वज़ीर आला सिद्धरामैया के नज़र में आए। तो उन्होंने एक और ज़िम्मेदारी उनको सौंपी है, वो है वेस्टर्न घाट कंजर्वेटिव टास्क फोर्स की। और ये जो पोर्टफोलियो है, ये जो पोस्ट है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट का है, यानी रियासती वज़ीर का दर्जा इसे हासिल है। काफ़ी बड़ा और काफ़ी बड़े पैमाने पर इसमें काम है, काफ़ी बड़ा पोस्ट है। इस पोस्ट को लेने के बाद बगैर किसी तशहीर के, पब्लिसिटी के, वो जैसे ही काम पर लगे हैं, लगातार इस पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे काम अब तक इन्होंने काम मुकम्मल कर लिए हैं, जो कि शायद ही पहले इस बोर्ड से या इस कमेटी से काम हुआ होगा। उनसे मुलाकात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, और ख़ुद हम मोहम्मद तबरेज़ आलम शरीफ साहब के ताल्लुक़ से भी जानेंगे। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम साहब, आपके बारे में पहले तारुफ बताएं कि आप कहाँ से हैं और किस तरह से इस डिपार्टमेंट से जुड़े। बेसिकली मैं बेंगलोर से हूँ और बेंगलोर में मैं पॉलिटिक्स में हमारे वालिद केंगल हनुमंतैया जी के साथ टाइम से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। फिर हमारे जो लोकल एरिया लीडर हैं रामलिंगम रेड्डी साहब, उनके साथ उनका बहुत सारी दोस्ती थी और काम किए हैं। हमारे डैड लोकल एरिया में प्रेसिडेंट भी रहे। फिर मेरा तारुफ उन्होंने पॉलिटिक्स में करवाया। अराउंड 98-2000 में मेरा एनरोलमेंट भी करवाया कांग्रेस के अंदर। फिर मैं 2006-2008 तक मैंने इंडियन यूथ कांग्रेस के अंदर बहुत हिस्सा भी लिया। फिर उसके बाद में कुछ हालात की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा और मैं बाहर एज ए चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा था। उसके बाद मैं वापस कोरोना के वक्त में 2020 में मैं सिर्फ वीज़ा चेंज के लिए लौटा था। और उस वक्त में हमारे वालिद मेरे से बहुत उनकी दोस्ती हो गई थी जो लॉकडाउन के वक्त में। तो उस वक्त में उन्होंने मेरे साथ एक मोहब्बत से बात कही थी कि आप लॉ कर लो और मेरे आंखों के सामने रहो। तो मैंने मजाक में कहा उनके लिए कर लेता हूँ। फिर उस कहने के 15 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। तो मेरे वालिद से मुझे बहुत मोहब्बत थी, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया अपने जॉब से। रिज़ाइन करने के बाद में मैं जाके लॉ की का एप्लीकेशन लिया। हमारे वालिद के ख़बर के पास में गया और मैं रोकर उनसे बोला कि मैं ये आपकी आखिरी ख्वाहिश में पूरी करूँगा। और उसके बाद में मेरा ये सफ़र इधर शुरू हुआ। तो मैं फिर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जाके मैंने अपना खिदमत करने का ज़ाहिर किया मैंने उनके पास। तो उन्होंने कहा, उस टाइम कोरोना में चल रहा था, उन्होंने बोला कि आप कोरोना में मदद करेंगे। मतलब मैं बिल्कुल मदद करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आपको जान का डर नहीं। बोला अब तो लोग हर तरफ मर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, फौत हो रहे हैं, और मेरे वालिद की याद में मैं हूँ और मुझे कोई मौत का डर नहीं है। मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। तो फिर उसके बाद में हाई कोर्ट जजेस से लेके हाई कोर्ट और बाकी कोर्ट्स, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोकल कोर्ट्स, सबके जितने भी स्टाफ थे, सबका एक ग्रुप बन गया बड़ा सा। तो उसमें वो लोग डालते थे कि यहाँ ज़रूरत है, वहाँ ज़रूरत है। तो मैं पूरा हफ्ता में घर नहीं जाता था। पूरा हफ्ता में एक 2 व्हीलर रख के उसमें मैं पूरे बेंगलोर का और यहाँ तक कि होसकोटे, नेलमंगला, बेंगलोर रूरल तक मैं हर जगह घूमता रहता 24 घंटे। तो सऊदी से आने के बाद एक देश की खिदमत का एक बेहतरीन मौका मिला आपको कोविड की वजह से। बेहतरीन मौका मिला और ये मेरी खुशनसीबी है कि ऊपर वाले ने मुझे खिदमत का मौका दिया।
और उसके बाद में हाई कोर्ट, हमारे जो हाई कोर्ट में जो जजेस थे और जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जो अफसर थे, उन्होंने मुझे रिकग्नाइज़ किया और उसके बाद में उन्होंने मुझे कोऑर्डिनेटर का मुकाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मुझे बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला। अपार्ट जो मैं आज तक भी ये मेडिकल फील्ड में जो लोगों को मदद करने का मैंने शुरू किया, वो आज तक भी कर रहा हूँ। आज मैं चेयरमैन हूँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अल्लाह ताला ने मौका दर्जा दिया, आज भी वो कर रहा हूँ और आखिरी सांस तक भी वो मैं कंटिन्यू रखूँगा। बाकी जो बच्चे गरीब लोग पढ़ने की उम्मीद रखते थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, उनकी मदद भी करता था। और जो लीगल सोसाइटी में बहुत सारे मसले आते हैं, कोई स्लम के इश्यूज़ आते हैं, स्लम डेवलपर इश्यूज़ आते थे, कोई कुछ और मसला लेके आता था, तो सारे मसलों को हल करने की मैं कोशिश करता था और बहुत अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी अता फरमाई। फिर एक अरसे के बाद में मुझे हाई कोर्ट से बताया गया कि आप जाके पहला लोक अदालत कंडक्ट करो रेरा में। तो मुझे तो जाने का इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल और बाकी ज़रूरतमंदों की और गरीबों की मदद करने का बहुत दिल था और मुझे बहुत उसमें खुशी महसूस होती थी। लेकिन मैं बड़े लोगों के बोलने पे मैं रेरा गया। तो पहले तो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था क्या करूं, क्योंकि उधर लोगों की परेशानियां अलग हैं। उधर लोगों को रहने में ये कंपनसेशन मिलना है लाखों की रुपए में या करोड़ों रुपए में। तो पहले एक महीना तो मैं एक केस भी सेटल नहीं कर सका और मैं बोला मैं वापस जाता हूँ, इधर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर किसी ने कहा आप कर नहीं सकते हैं, तो मैं बोला ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिद ने मुझे जो हिम्मत, ताकत और हुनर से नवाजा है, तो मैं उनका लेट डाउन नहीं कर सकता था। तो फिर उधर से मैं एक जद्दोजहद किया मैंने, और आज मैं कह सकता हूँ कि जब मैं रेरा से निकला तो इंडिया के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ़ केसेस सेटल किए, 1180 केसेस सेटल किए। और इंडिया के अंदर हर स्टेट में एक रेरा होता है, 300 स्टेट मिलकर इतने केसेस सेटल नहीं कर सके जितना सिर्फ हमारे कर्नाटका रेरा में हमने 1180 केसेस सेटल किए। उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे जस्टिस श्रीनिवास गौड़ा साहब का, जिसने लीड किया और हम उधर भी कामयाब हुए। उसके बाद ऐसे ही काम कर रहे थे। बस मैं सुबह उठता था तो रात के 11-12 तक वापस आता था और सो जाता था। फिर रात के 2 बजे कॉल आया मुझे, कोई परेशान है, तो फ़ौरन मैं उठकर, मुझे आदत थी कि मैं ये यूनिफॉर्म एक जैसे पहन लूँ, तो ये पहन के मैं हॉस्पिटल रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे वापस चला जाता था। और मुझे उसमें कोई ये नहीं था, मुझे कोई न दोस्तों से मिलना, कहीं जाना, घूमना फिरना, खाना, कुछ भी नहीं था मेरा। बस इसी चीज़ में मैं ढल गया था। तो आज तक मैं कह सकता हूँ कि करीब 14 से 18 हज़ार पेशेंट्स को मैंने सिंगल हैंडेडली अटेंड किया। इसके लिए मुझे राज्योत्सव अवार्ड के लिए भी मुझे बुलाकर नॉमिनेट किया, मगर मैंने उसको बोला कि मुझे नॉमिनेट ना करें। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने एक अच्छा काम मेरे से अल्लाह ताला ने लिया है, इसका बदल वो ख़ुद दे, और मैं ये अवार्ड नहीं चाहता हूँ। मैंने उसका इनकार कर दिया, नॉमिनेट भी होने नहीं दिया। बाकी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में मुझे कुछ सर्टिफिकेट देते हैं, मैं बोला मेडिकल हेल्प और जो भी मैं कर रहा हूँ खिदमत, इसके लिए मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो उसके बाद में बहुत सारे बड़े लोगों ने, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े लोगों ने उन्होंने फिर सिद्धरामैया जी से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी से बात किए और उन्होंने बताया कि ऐसे एक आदमी हैं जो बदले में कुछ नहीं चाहते हैं और वो इतना काम कर रहे हैं और पढ़े लिखे भी हैं और लीगल नॉलेज भी है और वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो सिद्धरामैया साहब बहुत खुश हुए। मेरा पूरा पोर्टफोलियो उन्होंने स्टडी किया, सिर्फ बात सुन के नहीं बनाया, मेरा पूरा पोर्टफोलियो सबमिट किया हमने, उन्हें उसको स्टडी किया और फिर उन्होंने मुझे 1-2 डिपार्टमेंट बताया कि आप इसमें करें। मैंने बोला नहीं, मैं चाहता हूं कि वेस्टर्न घाट्स की तरफ काम करूं, क्योंकि मैं लीगल सोसाइटी में नेचर की तरफ भी बहुत काम किया हमने, मतलब उसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं, कुछ यूनिक करना चाहता हूं और मेरे अंदर जो स्किल है, हुनर है, मैं उसका बेहतरीन यूज़ करते हुए मैं कुछ अच्छा करूं। अच्छा, पहले प्रोजेक्ट मैनेजर थे सऊदी में, उसके बाद फिर आप इंडिया आए, तो फिर आपने मेडिकल फील्ड में इतना काम किया, आपने लोगों की मदद की, फिर उसके बाद आपने लॉ की तरफ आए, लॉ में भी आपने काम किया, फिर अचानक अब आप वेस्टर्न घाट की तरफ आए, इतने अलग अलग फील्ड भी बदले। और क्या आपका टारगेट है वेस्टर्न घाट में, क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले आप क़ारीन को ये बताएं कि वेस्टर्न घाट होता क्या है।
देखिए, वेस्टर्न घाट्स एक जैसे हिमालयस है आपका, ये कंटिन्यूस पहाड़ों का रेंज है। एक सिंगल पहाड़ हो सकता है या एक पहाड़ हो सकता है जो कंटिन्यू एक उसकी एक लाइन चली जा रही है। ये जो वेस्टर्न घाट्स का जो ये सिलसिला है वो गुजरात में ताप्ती नदी है, उधर शुरू होता है और इंडिया के जो वेस्ट कोस्ट है, समुद्री तट है, उसके साथ लगते हुए नीचे कन्याकुमारी में फिनिश होता है। इसका पूरा लंबा डिस्टेंस 1600 किलोमीटर है और इस 1600 किलोमीटर ये नॉन स्टॉप है। इसमें हाँ 1 2 3 पास हैं, पास मतलब स्मॉल ब्रेक जिसे बोलते हैं, ब्रेक है, लेकिन ये फिर भी कंटिन्यूस है। तो ऐसा कंटिन्यूस कहीं भी आपको इंडिया में दूसरी जगह नहीं मिलेगा। जैसे ईस्टर्न घाट्स भी हैं, उसमें नहीं मिलेगा, वो पूरा टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। ये बिखरा हुआ नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में है और कंटिन्यू माउंटेन्स है। तो ये गुजरात से शुरू होता है, गुजरात के अंदर आता है, फिर महाराष्ट्र के अंदर आता है, गोवा के अंदर आता है, कर्नाटका के अंदर आता है, आपके तमिलनाडु के अंदर आता है और केरला के अंदर आता है। मतलब टोटल 6 स्टेट के अंदर ये आता है। इसका लेंथ 1600 किलोमीटर है और टोटल एरिया 6 स्टेट में 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर है और कर्नाटका के अंदर इसका हिस्सा करीब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है। जो टोटल कर्नाटका का हिस्सा 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें कहिए 5 में से 1 हिस्सा वेस्टर्न घाट्स हैं। और वेस्टर्न घाट्स ऐसी चीज़ है जिससे सारे कर्नाटका का जो आपको माहौल है, मौसम है, चाहे वो बारिश हो, चाहे यहाँ की ठंडी फ़िज़ाएँ हो जो आपके बेंगलोर में महसूस कर रहे हो, ये हर चीज़ वेस्टर्न घाट से कंट्रोल होती है। तो वेस्टर्न घाट्स को प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि हम सारे कर्नाटका को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ जाए, बारिश ना हो, तो आप सोचें कितनी चीज़ों पे इम्पैक्ट होगा। ये एक चीज़ से 10 चीज़ों पे इसका असर होगा। तो एक पलक्काड़ पास बोल के है, जैसे मैंने बताया कंटिन्यू है, बीच में छोटी छोटी ब्रेक है और 1 2 3 ही ब्रेक है। इसमें एक ब्रेक होता है, इसको बोलते हैं पलक्काड़ पास। जैसे हमारी ज़ुबान में उसको एक गली बोल सकते हैं। पहाड़ कंटिन्यू पहाड़ है, उसमें एक छोटी सी गली है। ये गली 30 किलोमीटर वाइड है। इस 30 किलोमीटर वाइड गली के तरफ से पास, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी वजह से बेंगलोर में जो है बेहतरीन ठंडा मौसम है। 12 महीने में से आपको 10 महीने ठंडे मिलेंगे यहाँ, 2 महीने गर्मी के मिलेंगे आपको। तो इसी की वजह से जो बारिश और बाकी चीज़ें, इवन जो फार्मर्स हैं, इन सबको बेनिफिट मिलता है। तो ये देखिए इतना अहम है, लोग नहीं जानते। बेंगलुरु की खूबसूरत जो बेंगलुरु का मौसम है, वो उसकी वजह क्या है वो आज पता चली, क्योंकि वेस्टर्न घाट से ही जो है वो मौसम यहाँ आता है। तो इसके लिए आपका काम क्या होता है, आपकी कमेटी किस तरह से इसे काम करती है? मैंने एक चीज़ बोलने से रह गया, ना बल्कि मौसम, बल्कि आपको बेंगलोर के अंदर जितना भी आप पानी पी रहे हैं वो इस वेस्टर्न घाट से आ रहा है। चाहे वो कावेरी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, ये सब यहीं से शुरू होती हैं और इसी से हमको पानी मिल रहा है। इसी से सारे फार्मर्स को उनका काम करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए पानी मिल रहा है। तो पानी भी वहीं से मिल रहा है, मौसम भी वहीं से मिल रहा है और बारिश भी वहीं से हो रही है। तो हमारी कमेटी का काम ये है कि ये कमेटी जो है 2008 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने लेजिस्लेटिव असेंबली में एक वादा किया कि हम लोग उस वक्त के जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी थे, उन्होंने ये वादा किया फ्लोर ऑफ द हाउस में कि हम वेस्टर्न घाट्स को बचाएंगे। क्यों बचाएंगे? मैंने अभी जैसे आपको बताया, इसकी खासियतें हैं। तो इन वजहों से इनको हम बचाएंगे और इस बचाने के लिए ये कमेटी का उन्होंने फॉर्मेशन किया। तो फॉर्मेशन करने के टाइम में इस कमेटी को ये पावर्स दिए कि जो ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं हमारे कर्नाटका में, वेस्टर्न घाट्स टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम भी आपको मैं शॉर्टली बता देता हूँ। ऊपर शुरू होता है बेलगाम, फिर उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी, मंगलुरु, हासन, कूर्ग, चिकमंगलुरु, मैसूर, चामराजनगर। तो ये सारे 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो इन 10 डिस्ट्रिक्ट में भी अभी आपको कंजर्वेशन है। अब बहुत सारे लोग, मैं बताऊंगा कि आपको आके बोलते हैं, साहब आप क्या फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, क्या आप पेड़ पौधों को बचा रहे हैं, क्या आप जानवरों को बचा रहे हैं? मैं बोलता नहीं,
फॉरेस्ट तो सिर्फ एक हिस्सा है, वेस्टर्न घाट्स का एक हिस्सा है बस। जानवर उसके अंदर वो भी एक हिस्सा है। वेस्टर्न घाट्स को बचाने का मतलब ये है कि जिस तरह कुदरत ने उसको दिया है, हमारे को हमको सौंपा है, उसको उसी तरह जितनी हद तक हम उसको बचाएं, उसको बचा के रखना है। तो आप बताएंगे पूछेंगे कि किस चीज़ों से बचाना। अब देखिए, डेवलपमेंट वर्क होता है। डेवलपमेंट को तो आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर लोग भी रहते हैं। पूरे वेस्टर्न घाट्स के अंदर करीब 50 करोड़ लोगों को ये डायरेक्टली और डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इतनी आबादी है पूरे 6 स्टेट्स के अंदर। तो आप अगर डेवलपमेंट रोक देंगे तो 50 करोड़ लोगों का क्या हाल होगा करीब। तो हमारा मकसद ये रहता है कि ये डेवलपमेंट काम भी हो और ये साइंटिफिकली हो, और कुछ ऐसे डेवलपमेंट हैं जो करने से, किसी भी तरह से करने से इस यहाँ बर्बादी होगी और इसके इकोलॉजी को, इस वेस्टर्न घाट्स को तबाही होगी, और इसकी वजह से डायरेक्ट मौसम पे, बारिश पे, बाकी चीज़ों पे इफ़ेक्ट होगा। तो उन चीज़ों को हम कहते हैं कि ना करने के लिए भी हम गवर्नमेंट को सजेशन देते हैं। और इसमें अभी हमारा कमेटी के पावर्स जैसे आते हैं कि इसे एक मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है। मतलब कमेटी एक है, मगर कमेटी जब तक, अभी ये 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको कंजर्वेशन करना है, बचाना है, तो आप सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल के साथ काम करेंगे नहीं होगा। अगर सिर्फ फॉरेस्ट पे उन झाड़ों को, उन एनिमल्स को, जो जानवर है, इनको बचाना है तो फॉरेस्ट काफ़ी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काफ़ी है। मगर नहीं, इसके लिए एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के साथ हमको राब्ता करना पड़ता है। इसके लिए टास्क फोर्स कमेटी बनाएगी, उसकी ज़रूरत भी है। अभी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट हो सकता है, वो आपका रोड एंड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, वो आपका PWD डिपार्टमेंट हो सकता है, वो आपका जियोलॉजी डिपार्टमेंट हो सकता है, और बाकी कोई भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का हो सकता है। इन 10 डिस्ट्रिक्ट में किसी से भी हमें राब्ता करना पड़े तो हम कर सकते हैं, ये हमें पावर्स है। अच्छा, आपकी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं और स्टाफ कितना है और बजट कितना आपको अलॉट होता है? अभी इसमें इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें चेयरमैन होते हैं, जो मैं फ़िलहाल इसमें हूँ, और उसके बाद में स्टाफ इसमें क्योंकि मेरे से पहले खुद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी इसके चेयरमैन थे, तो उनके स्टाफ का तो कोई हिसाब नहीं है वो अब। मगर एज अ चेयरमैन मुझे अभी मिनिस्टर स्टेटस दिया गया है आपकी दुआ से, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो मुझे 6 स्टाफ तो वैसे भी मिलते हैं एज़ पर द रूल्स। उसके अलावा टास्क फोर्स के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, करीब अनदर 10 स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के साथ रब्ता करना है तो कुछ लोगों के साथ ये मुमकिन नहीं है। तो उसके लिए भी हमने लिखा है, रिकमेंड किया है, और उन्होंने उस चीज़ को माना है। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है मिनिस्टर ऑफ स्टेटस मिलने के वजह से, जो 6 स्टाफ, वो तो आपके रैंकिंग के लिए है, आपका साथ बटाने के लिए वो आपको मिल जाएगा। मगर टास्क फोर्स एज इन टास्क फोर्स के लिए हमें 10 मिनिमम चाहिए, वो भी हमने लिखा है और वो उन्होंने माना है, वो प्रोसेस है, वो हो जाएगा। रही बात फंड्स की, क्योंकि इसमें कुछ अरसे से कोई चेयरमैन नहीं थे, सिर्फ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर चेयरमैन थे। वो ऐसा नहीं कि उनको यही देखना है, वो बहुत सारे दूसरे पूरे स्टेट को देख रहे हैं वो। तो इसमें अभी हमें आने के बाद में हमने एक बजट बनाया, बजट का सबमिशन किया, हमारा उसमें क्या आगे का प्लान है वो हमने उसमें पूरा क्लियर से बताकर हमारे क्या क्या डेवलपमेंट वर्क्स हैं, क्या क्या अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, ये सारा हमने एक रिपोर्ट, क्लियर बजट रिपोर्ट बना के सबमिट किया है। और उसमें से अभी फ़िलहाल के लिए एज एन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मेरा जो भी एमोल्यूमेंट्स है, सैलरीज है, वो रिलीज़ कर दिया गया है 2 दिन पहले। बाकी ग्रांट्स जो हैं डेवलपमेंट के लिए और जो टास्क फोर्स के स्टाफ के लिए, वो भी उन्होंने मान लिया है। उसके लिए भी वो अभी अगले हफ्ता 10 दिन में वो लोग उसके लिए भी फंड्स ग्रांट करेंगे। अच्छा, क्या मैसेज है आपका, चूँकि आप इतने अलग अलग महकमों में, मैदान में काम कर चुके हैं, लोगों के लिए क्या पैगाम है आपका? लोगों के लिए ये पैगाम है कि आज हम लोग
सब लोग बिज़ी हो गए हैं मीडिया में। मीडिया जब मैं कहता हूँ तो इसका मैं चाहता हूँ कि सही बताऊँ, यूट्यूब में वगैरह में, सोशल मीडिया में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो लोगों को देखनी चाहिए, जैसे कि न्यूज़ है उनको देखना चाहिए, चाहे कि उनको मालूम पड़े उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। दूसरी चीज़ें हैं नॉलेज के बारे में, इल्म के बारे में, ये देखनी चाहिए, चाहे वो दुनियाई इल्म हो, दीनी इल्म हो, उनको देखना चाहिए। ये दो चीज़ें मैं कहता, मेरी सोच है कि इनको देखना चाहिए। बाकी बहुत सारा फेक कंटेंट आ गया है, इससे बचना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आप नेचर के बारे में जानें, क्योंकि नेचर इज़ द प्राइमरी थिंग जो हम आगे के हमारे आने वाली नस्ल के लिए हम छोड़ सकते हैं। हम घर बनाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, और बच्चों के लिए कहते हैं कि हमने ये बच्चों के लिए हम छोड़ रहे हैं ताकि वो सिक्योर रहें, मगर हम ये भूल रहे हैं कि अगर नेचर नहीं रहेगा तो आप बच्चों के लिए क्या सिक्योर कर रहे हैं। जब बारिश सही नहीं होगी तो आपको अनाज सही नहीं उगेगा, आपको अच्छा अनाज ना मिलेगा और अनाज भी कम मिलेगा। और आपको अगर बाकी मौसम अच्छा नहीं है, बाकी बहुत सारी चीज़ों से पोल्यूशन बढ़ जाएगा। ये सब चीज़ें देखिए, अभी वेस्टर्न घाट्स इतना बड़ा फॉरेस्ट है, ये कितना कार्बन को पीता है, तो आपको कितना पोल्यूशन से बचा रहा है। आप देख रहे हैं आज दिल्ली की हालत क्या है, ठीक है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी ने, ये उनके बहुत दिल के करीब है, जो मैंने उनसे सुना बहुत सारे प्रोग्राम्स में, हमारी जो मीटिंग्स होती हैं, तो उनके दिल के बहुत करीब है वेस्टर्न घाट्स, और वो बहुत कीन है कि हम वेस्टर्न घाट्स को बचाएं। और हम यहाँ तक कि जो आजकल रिसेंट में जानवरों के और लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा तनाव बन गया है, जिसको मानव प्राणी संघर्ष बोलते हैं, तो इसमें ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। बहुत सारे जगह जानवरों का एक फिक्स्ड रास्ता है। अगर आपको मालूम करके खुशी होगी, हाथियों का एक रास्ता है जो कर्नाटक में शुरू होता है, बर्मा में एंड होता है। तो आज बहुत सारे इनके जो ये रास्ते हैं, फिक्स्ड रास्ते हैं, इनके दरमियान हमने बहुत बड़े बड़े डैम्स वगैरह बना दिए हैं या कुछ और डेवलपमेंट कर दिए हैं, जिसकी वजह से इनको अभी एक रास्ता बदल के जाना पड़ रहा है। और उस रास्ता बदलने की वजह से ये लोग गांव में, शहर में आ रहे हैं। इससे जानवरों का और इंसानों का आमना सामना हो रहा है, इसमें उनका भी नुकसान हो रहा है और इंसानों का भी नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ें चीफ मिनिस्टर जी को बहुत बहुत नापसंदीदा चीज़ें, और वो वो चाह रहे हैं कि इसको किसी तरह से भी हल किया जाए। ये नहीं है कि किसी एक इंसान को शेर ने मार दिया या हाथी ने मार दिया, उसको आप मुआवजा दे दो। वो उन्होंने खुद कहा है, मुआवजे के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिसको तकलीफ़ है उसको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर जी कहते हैं कि मुआवजा देना बड़ी बात नहीं है, एक इंसान की जान बचाना बड़ी बात है। पहली बात तो उसकी जान बचाने की कोशिश करें, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, इनिशिएटिव्स हमारे ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर खंडरे साहब ने भी लिए हैं। आपने देखा है रिसेंटली सफारीज़ को बंद किया गया, और आगे एज ए टास्क फोर्स हम भी बहुत सारी इनिशिएटिव्स लेंगे इस बारे में भी कुछ करने के लिए। और हम चाहते हैं कि आजकल आप देखेंगे बच्चे, माँ बाप कहीं चॉकलेट का पेपर भेज दिए या बिस्किट का पैकेट का कवर फेंक दिए, तो वो कहते हैं कि मम्मी पापा आप मत फेंकिए, टीचर ने बताया है आप इंडिया को स्वच्छ रखना है, स्वच्छ भारत बनाना है, इसको क्लीन रखना है, हमारा ये खूबसूरत देश है, मुल्क है, इसको साफ़ रखें। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि बच्चों को भी आगे के लिए हम WWF जो है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, उनके साथ पार्टनर किए हैं अभी हम, के स्कूल्स में हम प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराएंगे। और नेचर में स्पेशली जो हमारे स्टेट के अंदर जो ये ख़जाना है, वेस्टर्न घाट से एक ख़जाना है, तो इस ख़जाने के बारे में हम चाहते हैं कि इनको नॉलेज दी जाए। और ताकि जब आप देखें कि वेस्टर्न घाट्स में काफ़ी सारे हिल स्टेशंस हैं, तो हम चाहते हैं कि इधर कम्प्लीटली प्लास्टिक बैन हो। हम फ्यूचर में इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को बात करके हम प्लास्टिक बैन करना चाहते हैं, ऑन द लाइंस ऑफ जो ऊटी में किया गया है, जो कोडाइकनाल में किया गया है, उस लाइंस पे। और उससे बेहतर हम चाहते हैं टोटल प्लास्टिक बैन हो, ताकि टूरिस्ट उधर गंदगी ना करें। और हम चाहते हैं कि अवेयरनेस के बारे में
जो इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो थिएटर्स आप जाएंगे मूवी देखेंगे तो आप देखेंगे कि मूवी स्टार्ट होने से पहले आपको 10 बार दिखाया जाएगा कि आप सिगरेट ना स्मोक करें। आपके लंग्स के लिए बुरा है, आपके हार्ट के लिए बुरा है, आपकी जान के लिए ख़तरा है। तो और फिर इंटरवल में फिर 10 बार दिखाया जाता है। तो हम चाह रहे हैं, हम वो भी अभी ऑलरेडी हम बातचीत कर रहे हैं इन चीज़ों का और हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आगे आप देखेंगे कि थिएटर्स में 10 बार स्मोकिंग के बदल 8 बार दिखाएंगे, शायद 2 बार दिखाएंगे कि हमारा वेस्टर्न घाट्स, इसको बचाएं। यहाँ जाएं तो आप गंदगी ना करें, यहाँ जाएं तो आप रेस्पॉन्सिबली बिहेव करें, कहीं भी रास्ते में रोक के जानवरों के साथ छेड़छाड़ ना करें और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इससे हमको क्या फ़ायदा, ये सब बताने का उसमें हम काम करेंगे। अच्छा, दूसरे स्टेट्स में वेस्टर्न घाट की इस तरह से टास्क फोर्स बने हैं क्या? दूसरे स्टेट्स में भी तो आता होगा ये वेस्टर्न घाट? देखिए, टोटल 6 स्टेट्स में वेस्टर्न घाट्स आता है। जैसे मैंने बताया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। तो और ये भी मैंने आपको बताया कि इन 6 स्टेट्स में ना और प्लस सारी इंडिया में पहला ऐसा ये टास्क फोर्स कमेटी बनाया गया 2008 में। जब 2008 में ये टास्क फोर्स कमेटी बनाया गया, इंडिया के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं बना था, ना बल्कि 6 स्टेट में कहीं भी नहीं। तो ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि हम लोग कर्नाटका में नेचर को इतना पसंदीदा करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा बेंगलोर भी। क्या ज़रूरत इस बात की है कि दूसरे स्टेट में भी इस तरह के टास्क फोर्स बनाए जाए ताकि कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो, क्योंकि इतना बड़ा वो वेस्टर्न घाट है कि उसे एक स्टेट कंट्रोल करना मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक जॉइंट एफर्ट करने से ये इसमें हमको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और इसको बेटर हम कंजर्व कर सकते हैं जो हम करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए भी हम फरवरी और मार्च में 2026 अगले 2-3 महीने में हमारा एक ऑलरेडी प्रोग्राम हमने ऑलरेडी अनाउंस किया है, घाट संवाद। ये घाट संवाद में हम मंगलुरु में होल्ड करेंगे। पिलकुला है मंगलुरु में, वहाँ रहेगा। ये 3 दिन का एक सेमिनार रहेगा जिसमें 6 स्टेट्स, जहाँ ये वेस्टर्न घाट्स आता है, 6 स्टेट्स के भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट सबको बुला रहे हैं हम, मिनिस्टर्स को भी, फॉरेस्ट मिनिस्टर्स को भी और बाकी सब डिपार्टमेंट के इंचार्जेस को बुलाकर हम एक जॉइंट फोर्स बनाने का भी हम कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि मिलकर एक कोई जॉइंट मैकेनिज़्म बनाया है ताकि मिलकर हम लोग इस चीज़ को और बेहतर कर सकें। और पॉलिसी लेवल पे, लॉ लेवल पे भी हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं। हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को कैसे एजुकेटेड किया जाए, तो उनको स्कूल में भी भेज के WWF के ज़रिए हम एजुकेशन पहुंचाएंगे। साथ में हम एक परमानेंट कुछ चीज़ चाहते हैं। तो इंडिया के अंदर हम चाहते हैं कि फर्स्ट एक ऐसा म्यूज़ियम हो, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स म्यूज़ियम एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसका हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाया है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी को दिया है, ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर जी को दिया है। ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी और ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर जी उस पर राज़ी हैं। और हमने जो 10 एकड़ की ज़मीन पूछी है एक आउटडोर एंड इंडोर म्यूज़ियम बनाने के लिए, उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी पूछा है कि आगे कहाँ जगह ज़मीन ढूंढ सकते हैं, वो बात चल रही है। और उसके अलावा हम लोग अभी दिसंबर या जनवरी में एक 10 पीस का एक पोस्ट कार्ड रिलीज़ कर रहे हैं इन मेमोरी ऑफ वेस्टर्न घाट्स। आज तक ऐसा नहीं किया गया। इन चीज़ों से लोगों के दरमियान इसकी बातचीत फैलेगी और इनके दिमागों में ये चीज़ आएगी। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ आप बोल रहे थे कि कैसा प्रोटेक्ट करना है, तो मैंने बता रहा था कि एक तो मैंने डेवलपमेंट का आपको बताया कि किस तरह से डेवलपमेंट जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसके बारे में हम गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे, जो हो सकता है मगर थोड़ा चेंजेस लाके वो भी हम बताते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो रिसेंटली बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हिल स्टेशंस होने की वजह से, हिली एरिया होने की वजह से बहुत सारे रिसोर्ट्स ज़्यादा आ गए हैं और इन रिसोर्ट्स की वजह से बहुत मुश्किलातें आ रही हैं। तो इसके लिए भी जो हमने अभी प्लास्टिक बैन करने के लिए और इन घाट सेक्शंस को क्लीनर रखने के लिए जो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 10 डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ हम एक मीटिंग होल्ड करेंगे जनवरी में। उस वक्त में हम इस रिसोर्ट्स के मसले भी उठाएंगे और हम चाहते हैं कि कोई एक फ्रेमवर्क आए, ऐसी खुली छूट ना हो। हालांकि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कोई नए लाइसेंस या परमिशंस रिसोर्ट्स के लिए नहीं दिए हैं
मगर हम चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग है उनके ऊपर भी कोई एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं उनके उनके कोई रेगुलेशंस हो, तो ये बात भी हम उठाएंगे उस वक्त में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। तो ये थे तबरेज़ साहब, जो कि एक बहुत ही अहम मुहिम के तहत काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने शौक़ से, अपने दिलचस्पी से इस पोर्टफोलियो को चुना, इस ओहदे को चुना, ताकि वो इस मैदान में कुछ बेहतर कर सकें। लोग पोटेंशियल चीज़ों में जाते हैं जहाँ पैसा ज़्यादा कमाया जा सकता है या जिसमें शोहरत ज़्यादा हो, लेकिन सैयद तबरेज़ साहब ने एक ऐसा ओहदा चुना जिसमें समाज के लिए वाकई कुछ कर सकें, देश के लिए कुछ कर सकें, और वो बहुत ही दिलचस्पी के साथ काम कर रहे हैं। मैं यहाँ आने के बाद पता चला कि ये वाहिद एक ऐसे चेयरमैन हैं शायद कि इन्होंने अब तक सिर्फ एक ही छुट्टी ली है जब से ये चेयरमैन बने हैं। तो अपने आप में बड़ी बात है कि दिलचस्पी के साथ काम कर रहे हैं और लगातार इसमें कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आगे भी वेस्टर्न घाट के ताल्लुक से आपको अपडेट देंगे ताकि इस मुहिम के साथ आप लोग भी जुड़ सकें। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।